Good evening, everyone. Myself विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूं और आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। फिर हमने आर्टिकल 13 पढ़ा और आर्टिकल 13 के फिर अगले लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंट स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 13। और उन प्रिंसिपल्स के पढ़ने के बाद आज का जो लेक्चर हमारा है वो जुडिशियल रिव्यू पे है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने लिख के रखा है। मतलब जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 जो है ये आर्टिकल 13 से ओरिजिनेट होता है। और कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स और हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन और हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे हम जुडिशियल रिव्यू की बात देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ड है रिव्यू, जुडिशियल मतलब न्यायिक, हाँ, बाय जुडिशरी, और रिव्यू मतलब री प्लस व्यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है ना, री प्लस व्यू। व्यू मीन्स होता है देखना और री मीन्स होता है दोबारा। तो इसकी हिंदी क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। पुनर मतलब वंस अगेन, एंड अवलोकन मीन्स टू सी, टू एग्जामिन। ठीक है, तो व्हेन अ जुडिशरी एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी मैटर in whether that particular matter is in accordance with the constitution or not, that particular procedure is known as a judicial review। ठीक है, तो अब इस जुडिशियल रिव्यू में हम कुछ सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देयर इज आर्टिकल 13, जिसमें 3 प्रोविजन है। तीसरा वाला लॉ को स्पेसिफाई कर रहा है और पहले और दूसरे में कह रहा है कि एक तो कह रहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी लेजिस्लेशन दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशन स्टेज, मतलब हमारे संविधान बनने से पहले यदि कोई लेजिस्लेशन है जो हमारे फंडामेंटल राइट से या तो इनकंसिस्टेंट है या तो एब्रोगेट करता है, एब्यूज करता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम क्या करा देंगे? शून्य करा देंगे, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट। फंडामेंटल राइट को कोई भी ऐसा प्रोविजन, कोई भी ऐसा लॉ कम नहीं कर सकता है ना, एक्सेप्ट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट पे, वो हम लोग फिर जब कभी आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि हर फंडामेंटल, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। एक आपको आप ऑब्जेक्टिव का यही क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, पूछता है कि वेदर फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट और नॉट, तो वी कैन से कि नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन फॉर एवरी फंडामेंटल राइट, या देयर इज ऑलवेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर एवरी फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो तीसरा 13 का 1 क्या कहता है कि हम जुडिशरी एग्जामिन करेगी कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले की स्टेटस क्या है। यदि कोई फंडामेंटल राइट से कंट्रावीन कर रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा। इसको कौन एग्जामिन करेगा? वॉइड कौन डिक्लेयर करेगा? जुडिशरी करेगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई हमारा प्रोविजन फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट बना देती है लेजिस्लेचर हमारी, तो इसको भी कौन एग्जामिन करेगा? The judiciary is there to examine whether the provision that has been made by the parliament or legislature of India is invalid or valid, या is constitutional or inconstitutional। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपने देखा। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 32 और 226। 32 जो हमारा कहा जाता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कह सकते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं, जो 32 और 226 में 2 बातें हैं। पहली चीज कि हम वी कैन गो आइदर टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। आप सभी लोग जानते हैं 32 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, 226 में हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। But there is one instance that High Court is more powerful than Supreme Court। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो नहीं जानता है तो उसको लगेगा अरे सुप्रीम कोर्ट इज मोर पावरफुल एंड सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द मोस्ट पावर, मच पावर देन इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट। बट द सिचुएशन इज डिफरेंट अंडर आर्टिकल 226।
हमारे 32 में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू रिट्स एंड डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ, 5 तरह की रिट है जैसा हम जानते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्सियोररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ये 5 तरह की रिट है। इन 5 रिट्स को सुप्रीम कोर्ट भी जारी करेगा, हाई कोर्ट भी जारी करेगा। बट हाई कोर्ट के बारे में लिखा है हमारे बैरक्ट में कि हाई कोर्ट में इश्यू रिट्स या इन एनी, उसमें एक वर्ड लिखा है इन एनी अदर प्रोविजंस आल्सो, इन एनी अदर मैटर्स आल्सो, मतलब कि किसी अन्य मामले में भी जो है हाई कोर्ट को स्पेसिफिक पावर होगा जो डील कर सकती है। मैं आपको वो वर्ड दिखा दे रहा हूं, एक मिनट देखिए। कह रहा है सबसे लास्ट वाला, आप लोग आर्टिकल 226 ओपन कीजिएगा, उसका पहला क्लॉज का सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़िएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3, मतलब जो पार्ट 3 में संविधान के द्वारा राइट दिए गए हैं, उन राइट के इन्फोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर तो है ही, और इसमें और लिखा है एंड फॉर एनी अदर पर्पसेस, मतलब किसी अन्य पर्पस के लिए भी यदि हाई कोर्ट को लगता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन, तो हाई कोर्ट कैन टेक एक्शन अंडर द हेडिंग दैट इज फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट हमारा ज्यादा पावरफुल हो गया। 2 चीज हो गई। एक हमारे ये आर्टिकल 32 को हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि इट इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा, क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है प्री में कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल, तो हम आर्टिकल 32 को कहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या हमारा जो 32 है इसको हम क्यों कहते हैं हार्ट एंड सोल। ठीक है, क्वेश्चन तो होना चाहिए कि क्यों कहते हैं, क्या ऐसा उसमें हीरा मोती जवाहरात थे जो हमने कह दिया कि दिस इज द हार्ट एंड सोल। तो 32 इज द ओनली प्रोविजन बाय विच वी कैन इन्फोर्स आवर फंडामेंटल राइट्स। हम अपने फंडामेंटल जो राइट्स हम देख रहे हैं कि हमारे साथ हजारों फंडामेंटल राइट्स हमको क्यों दिए गए, बिकॉज वी आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर अ डिग्निटी फुल लाइफ या फॉर डिग्निफाइड लाइफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट डिग्निफाइड लाइफ के लिए होना चाहिए। तो जो हमारी डिग्निफाइड लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, सपोज कि अगर वो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते ही ना, हाँ मतलब उनको हम कोर्ट में इन्फोर्स ही ना करा पाते, तो वेदर इट हैज एनी रिलेवेंस, नो रिलेवेंस। तो इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि ये चूंकि संवैधानिक उपचारों का रेमेडीज हमको दिला रहा है, हमारे राइट्स को एनफोर्स करा रहा है, इसलिए ये प्रोविजन जो है हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है। फिर आर्टिकल 251 एंड 254 जब आप लोग हमारा पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो विच लॉ शैल बी प्रिवेलिंग, मतलब जब राज्य और केंद्र के बीच में डिस्प्यूट होगा या इनकंसिस्टेंसी होगी तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। तो ऑब्वियस है कि हमको पता है कि स्टेट का लॉ जो है प्रिवेल नहीं करेगा, सेंटर का लॉ यूनियन जो लेजिस्लेशन बनाएगी वही प्रिवेल करेगा। तो ये हो गया हमारा। तो इस प्रिवेलेंस को जब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम जैसे इसमें कोई डिस्प्यूट हुआ, हाँ इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है, और ये डिसाइड करना है कि वेदर स्टेट्स लॉ विल बी प्रिवेलेंट या सेंट्रल लॉ विल बी प्रिवेलेंट, व्हाट विल बी द सिचुएशन फॉर ऑल दीज मैटर, देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट जो हमको डिसाइड करेगी बाय द प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामिन, आफ्टर एग्जामिनेशन इट विल डिसाइड कि वेदर दिस यूनियन लॉ विल बी प्रिवेलेंट और स्टेट लॉ विल बी प्रिवेलेंट। इसके बाद हम देखें तो अगला आर्टिकल है 245 से 246। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री लाइन बताता है, जैसे 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो ये इसमें हमको बाउंड्री लाइन पता चलती है, लिख दे रहे हैं। फॉर
सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, इससे हमको बाउंड्री लाइन पता चलती है कि स्टेट कहां तक लेजिस्लेशन बना सकता है और सेंटर कहां तक लेजिस्लेशन बना सकता है। तो इसमें भी जब भी डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू एग्जामिन एंड डिसाइड कि क्या जो है वैलिडिटी होगी। उसके बाद आर्टिकल 136 से 131 से 136 हम जैसा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में बात की गई है कि क्रिमिनल स्टेटस में क्या अपील होगी, हाँ, सिविल मैटर्स में क्या अपील होगी, या 136 जो बात करता है स्पेशल लीव पिटिशन से जब हम अपील करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर। तो ये सारे चीज अपील के बारे में बात करता है। इसमें भी जुडिशरी का जो रिव्यू पावर है हमको देखने को मिलता है। और आर्टिकल 137 तो स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू के बारे में ही मेंशन करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स डिफरेंट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो ये प्रोविजन है आप जो देखते हैं हमारे संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे जुडिशियल रिव्यू के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हमारा जो है केसेस पे हम आते हैं। तो सबसे पहला केस जो है, ये प्रोविजंस को हम रब कर दें क्या, ऊपर लिख देते हैं इसको, 136 और 137 को ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया, एंड 131 से 136 एंड 137। तो अब हम आते हैं सबसे पहले केसेस पे। तो जो सबसे फर्स्ट केस हमारे सामने आया था, ये केस था मार्बरी वर्सेस ठीक है, मार्बरी वर्सेस मेडिसन का केस जो 1803 में आया था सबसे पहले। ये हमारा जुडिशियल रिव्यू पे आने वाला केस है। ठीक है, और इसमें जस्टिस थे, ठीक है, जस्टिस मार्शल, जॉन मार्शल हम कह सकते हैं। जस्टिस जॉन मार्शल ने इसमें जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज थे, इन्होंने क्या कहा, जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू था इसको इवॉल्व करते हुए कहा कि दैट अ लॉ इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देन इट विल बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सबसे पहला केस क्वेश्चन पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू का सबसे पहला केस, तो दैट इज मार्बरी वर्सेस मेडिसन, दैट वाज ऑफ 1803 इन यूएस कोर्ट। और इसमें क्या कहा गया कि इफ एनी प्रोविजन इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन या इट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देन इट विल बी हेल्ड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब हमें बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले बता सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का जो केस हमको देखने को मिलता है इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया यूएस और ये हो गया इंडिया। तो इसमें पहला केस क्या है, गोलकनाथ। नाइनटीन 1967। ठीक है, ये गोलकनाथ का जो केस है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आप लोग जानते हैं 1967 में जो आया था। इसमें हमने पहले ही बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो भी अमेंडमेंट होगा बाय यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट दैट इज अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोज अमेंडमेंट विल बी कंसिडर्ड लॉ। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट होगा उस अमेंडमेंट के थ्रू अगर हमारा लेजिस्लेचर चाहे कि उसको लॉ ना कंसीडर किया जाए तो ऐसा नहीं है, उसको हम लॉ ही मानेंगे। और यदि हम लॉ मानेंगे तो दैट विल बी विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। और अगर आर्टिकल 13 के परव्यू है तो इसका मतलब परव्यू में है तो इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है कि दैट लॉ कैन नेवर बी इन रेस्ट्रेंट इनकंसिस्टेंसी विद द हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, सीधी सीधी बात है, फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंस नहीं हो सकता है। पहला केस गोलकनाथ। ठीक है, अब दूसरा केस हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
इसमें आप लोग जानते हैं, इसको लिख देते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हम अभी अगला केवल शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, आप लोग साइटेशन जानते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या कहा, जुडिशरी ने 24th एंड 25th दोनों अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का, दोनों चैलेंज किया गया है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज valid, but the 25th amendment and part first is valid, but part 2 that was in contravention of the provision of that is judicial review। वो judicial review को, जो इसका part 25th amendment, ठीक है, जो 25th amendment था इसका part 2 second part was held अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रेन कर रहा था, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू हमने इंडिया में कहाँ कहाँ अप्लाई किया। सबसे पहले गोलकनाथ केस में जुडिशरी ने रिव्यू किया और उसको डिसाइड किया कि जो हमारा 368 में अमेंडमेंट होगा उसको हम क्या मानेंगे, लॉ मानेंगे। फिर इसके बाद इसमें 25th अमेंडमेंट का सेकंड प्रोविजन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और उसको भी कहा कि हम कोई भी और जुडिशियल रिव्यू वाज डिक्लेयर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक और भी बात, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल इसमें इवॉल्व भी हुआ था और साथ में ये भी बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक केस आपका आता है IR कोहलो का केस जो है, ठीक है, जो 9 शेड्यूल में, जिसमें 9 शेड्यूल को में जुडिशियल रिव्यू से रोक रखा था ऑनरेबल पार्लियामेंट ने। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, आप जुडिशियल 9 शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू के परवी से बाहर नहीं कर सकते। IR कोहलो का केस, ठीक है। इसके बाद अगला केस हमारा है इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण 1975। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण, वो भी हमारा क्या दिन था, क्या स्टेटस था जुडिशरी की, क्या इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की। हमारे देश का प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी और उनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया, ठीक है, उनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया। सोचिए क्या पावर थी। और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में इनके जो इलेक्शन है हमारी प्रधानमंत्री जी का, इंदिरा गांधी जी का, इसको इलेक्शन को रद्द कर दिया। सोचिए क्या पावर रही होगी हाई कोर्ट की जैसे, ठीक है। और इन्होंने रद्द करते हुए कहा कि द जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, कैन नॉट बी रिस्ट्रेंड, ठीक है। मतलब इसमें भी जुडिशियल रिव्यू को और इसमें भी, दोनों में कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सीधी सीधी बात है। इसके बाद हमारा अगला केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जैसा कि आप, जिसमें आप लोग जानते हैं क्या हुआ था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या हुआ था कि जो हमारी जुडिशरी थी, इसने गाइडलाइन जारी किया फॉर दोज वुमेन्स दोज हु आर वर्किंग एंड दे आर बीइंग विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस नहीं कर सकते हैं और इसमें गाइडलाइन जारी किया। और उस गाइडलाइन पे बाद में हमारा एक लेजिस्लेशन भी बनाया गया, जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं। फिर अगला केस हमारा है
श्रेया सिंघल केस, ठीक है। श्रेया सिंघल केस जो आया था 2015 में, इसमें हमारे आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए, ठीक है, आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। श्रेया सिंघल एक स्टूडेंट थी, लॉ स्टूडेंट, उसने चैलेंज किया था द सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, और ये सेक्शन 66 था क्या, ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, जो कि रीजनेबल नहीं था ना, नॉन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। इसलिए श्रेया सिंघल के केस में ये कहा गया कि ये 2015 है शायद, श्रेया सिंघल के केस में इसको क्या कहा गया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट, जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, दैट्स वाई दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड लॉ, और इस तरह से इसको जो है पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म कर दिया। अब ये हमारे केस है, आप एक और केस लिख सकते हैं इसमें, IR कोहली वाला। 5 हो गया, 6वां नंबर हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, ठीक, इतने केसेस हमने पढ़े अपने जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल पर, ठीक है। अब इसी जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी हमको सुनने को मिलता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू तो हमने पढ़ लिया, अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू एंड व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, वेदर एनी डिफरेंस इज देयर या बोथ आर द सेम। तो पहला चीज कि व्हेन जुडिशरी इंटरटेन्स द लेजिस्लेटिव मैटर वेरी एक्टिवली, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ड ही अपने आप में क्लियर है कि एक्टिविज्म मतलब बहुत ही सक्रियता पूर्वक, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। जब न्यायालय हमारा सक्रियता पूर्वक संवैधानिक प्रावधानों का निर्वचन करने लगे तो उसको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और दूसरा चीज है जुडिशियल ओवररीच ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन इंटरव्यू स्पेशली, एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। तो देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन दीज टू, हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में एक बहुत छोटी सी लाइन है। जब हम एक कह सकते लक्ष्मण रेखा है, जब जैसे ही हमने लक्ष्मण रेखा या जुडिशरी ने अपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया तो उसको बोला जाएगा कि दैट इज जुडिशियल ओवररीच। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इन्होंने हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाउंड्री लाइन दिखाने की कोशिश की, ठीक है, कि यू शुड बी इन योर बाउंड्री, आपको अपने हद में रहना चाहिए, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स। जैसा वक्फ वाला लेजिस्लेशन जब चल रहा था तो इसमें ये बाबला वो पीयूष गोयल ने भी बोला था कि जुडिशरी शुड बी जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स, ठीक है। तो जब जुडिशरी किसी भी मैटर्स को, किसी भी प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्टिवली डील करने लग जाए तो उसको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और जब वही एक्टिविज्म बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अपनी बाउंड्री लाइन को जब क्रॉस कर देती है जुडिशरी, देयर आर 3 बॉडीज हमारे यहाँ है, क्या क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब जुडिशरी को लेजिस्लेचर में नहीं घुसना, ना तो एग्जीक्यूटिव में घुसना है। तो वही जब जुडिशरी घुसने लग जाती है, इंटरफेयर करने लग जाती है, तो हम उसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। इसका बेस्ट केस हम आपको अब 2 ठो समझा देते हैं। पहला केस है, यहाँ पे हम रब करके लिख देते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम रब करके लिख रहे हैं यहां से, ठीक है। 2 केसेस हम आपको बताएंगे जुडिशियल ओवररीच के। रिव्यू के तो सारे केस आप पढ़ लिए, और जो केसेस रिव्यू के हैं वही हम एक्टिविज्म में भी पढ़ सकते हैं, बट ओवररीच में कौन से केसेस पढ़ेंगे। तो पहला केस है श्याम नारायण चौकसी केस, ठीक है।
पहला केस। और दूसरा केस ठीक है, पहला केस श्याम नारायण चौकसी केस, और दूसरा जॉली LLB 2 का जो मूवी आया था, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे, उसमें जुडिशरी के मामले को दिखाया गया है, कॉमिक तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें क्या हुआ था, तो जब श्याम नारायण चौकसी के केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हम कह सकते हैं लैंडमार्क डिसीजन देते हुए क्या कहा कि आपको जब भी सिनेमा हॉल में जाना है तो आप सिनेमा हॉल में खड़े होकर राष्ट्रगान गाएंगे। ठीक है, कितना प्रॉब्लमेटिक चीज है कि कोई भी व्यक्ति अब सिनेमा हॉल में खड़ा होके, सिनेमा हॉल में, व्हाई वी गो सिनेमा, वेदर वी गो सिनेमा हॉल टू शो आवर रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, नहीं, हम वहां नेशनल एंथम एंजॉय करने नहीं जाते हैं, ना तो नेशनल एंथम को हम रिस्पेक्ट देने जाते हैं। वी आर हम कहते हैं, कर सकते हैं कि अपने आप को रिलैक्स कराने के लिए, अपने आप को एंजॉय कराने के लिए, अपने स्ट्रेस भरी लाइफ से हम एंजॉय कराने के लिए अपने आप को सिनेमा हॉल में ले जाते हैं। बट जब हमारे ऊपर ऐसा कोई डिसीजन थोप दिया जाए कि यू विल हैव टू स्टैंड देयर एंड टू सिंग दिस पर्टिकुलर नेशनल एंथम, तो ये क्या है, ये जुडिशियल ओवर रीच है ना, क्योंकि न्यायालय का काम है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी लगने लग जाए कि इट इज डीलिंग बाउंड्रीलेस। ठीक है, तो ये प्रोविजन, जो ये पर्टिकुलर जजमेंट था, कितना हम कह सकते हैं कि गलत जजमेंट था, जो कह रहा था कि आप मूवी हॉल में क्या करेंगे, जनगण मन गाएंगे। ठीक है, कितना प्रॉब्लमेटिक चीज। दूसरी केस जॉली LLB मूवी के केस में क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने कि मतलब इस मूवी के मैक्सिमम पार्ट्स को सेंसरशिप के द्वारा काट दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के काटा, क्या कह के सेंसरशिप की कि दिस मूवी इज शोइंग द जुडिशरी, या हमारे न्यायिक सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को ऐसे दिखा रहा है जो कॉमिक सेंस में दिखा रहा है, दैट इज दिस इज नॉट कह सकते हैं कि हमारे जुडिशियल सेंस को कहीं ना कहीं टॉर्चर करेगा, उस फीलिंग को, जो हमारी फीलिंग है, रिस्पेक्ट है जुडिशरी के प्रति, उसको कहीं ना कहीं डिसएंटरटेन करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर केस में जरूरत से ज्यादा सेंसरशिप की गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सेंसरशिप है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्या था, रिस्ट्रिक्शन था। दैट्स वाई वी कैन आल्सो मेंशन दिस केस फॉर द जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, अब ये दो केस आप जुडिशियल ओवररीच में, पहला श्याम नारायण चौकसी जॉली LLB 2 मूवी केस, ये दो हो गया, और बाकी आर्टिकल 24 सॉरी ये क्या नाम है, जुडिशियल रिव्यू में ये 1 2 3 4 5 और ये छठा केस, ये 6 केसेज है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं अपना लेक्चर समअप करता हूं, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।